Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. Since independence, how many times national emergency has been declared in India? नेशनल इमरजेंसी इंडिया में कितनी बार डिक्लेयर की गई है? इंडिपेंडेंस के बाद का पूछ रहा है, तो ये 3 टाइम्स डिक्लेयर की गई है. कब कब? 1962 में, 1971 में एंड 1975 में. 62 में हुआ था इंडिया चाइना वॉर, और 71 में हुआ था पाकिस्तान वॉर जब हमने बांग्लादेश को लिबरेट कराया था. 75 में हुआ था इंदिरा गांधी ने करवाया था इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण. ओके. Which inter-state water tribunal was constituted for the state of Odisha and छत्तीसगढ़? ओडिशा और छत्तीसगढ़ के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया एक ट्रिब्यूनल, वाटर ट्रिब्यूनल है. क्या नाम है इसका? इसका नाम है महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल. आंसर इज डी. महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 2018. 2018 में बना था. सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको बनाया गया था और इसमें ओडिशा और छत्तीसगढ़ शामिल थे. एंड द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज. Which constitutional amendment stated that a member of either house of parliament who is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified to be appointed as a minister? इसमें कह रहा है कि जो किसी भी हाउस से है, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस से है और डिस्क्वालीफाइड है एंटी डिफेक्शन के द्वारा, वो डिस्क्वालीफाइड होगा मिनिस्टर बनने के लिए भी. एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया था? ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ था तब एंटी डिफेक्शन लॉ आया था और 10th शेड्यूल इसमें शामिल किया गया था. 10th शेड्यूल ओके, इसके द्वारा 52nd अमेंडमेंट के द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ आया था. तो इसमें बोल रहा है कि जब एंटी डिफेक्शन के द्वारा डिस्क्वालीफाइड होगा तो वो मिनिस्टर बनने के लिए भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा. तो ये बोला गया था 91st अमेंडमेंट एक्ट में. द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी हाउ मैनी मंथ्स? मैक्सिमम गैप कितना होगा पार्लियामेंट के सेशंस में? तो ये होगा 6 मंथ का. आंसर इज ए. वाई इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी ए फेडरल स्टेट? इंडिया को फेडरल स्टेट क्यों कहा जाता है? बिकॉज शेयर ऑफ ए पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. वैसे इंडिया को कहा जाता है क्वाज़ी फेडरल. क्यों? क्योंकि इंडिया कुछ फीचर्स रखता है यूनिटरी गवर्नमेंट के. इंडिया के पास जो पावर्स होती हैं वो सेंटर और स्टेट के पास, दोनों के पास होती हैं, लेकिन कभी कभी सेंटर का जो पावर है वो ज़्यादा प्रिवेल कर जाता है. तो सम पार्ट ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट इसमें फीचर हैं, इस वजह से इसको क्वाज़ी फेडरल कहा जाता है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किसके ऊपर बेस्ड था? तो ये बेस्ड था साइमन कमीशन के ऊपर. प्राइम मिनिस्टर 15-point प्रोग्राम इन इंडिया इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग सेगमेंट ऑफ सोसाइटी? तो प्राइम मिनिस्टर 15-point प्रोग्राम रिलेटेड है किससे? माइनॉरिटीज से रिलेटेड है. ओके. और ये बात करता है उनके बेनिफिट्स की, इस गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं उनको तक पहुंचाने की, ये सब बातें होती हैं. Which among the following article was inserted in Indian Constitution by the 42 Amendment 1976 in purview of India being a signatory of Stockholm Conference of 1972? Stockholm Conference of 1972 में बात होती है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की, और इंडिया ने 42nd अमेंडमेंट जो एक्ट है 1976 के द्वारा, कौन सा एक्ट था उसको शामिल किया था? तो ये एक्ट इन्होंने शामिल किया था आर्टिकल 48A, जिसमें इन्होंने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात की. पहले इंडिया में इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इंडिया में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था जो बात करे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की, लेकिन इसके बाद
ये आर्टिकल 48A को शामिल किया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। फिर मतलब बात की गई इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की। The higher court issued a writ to a lower court, preventing it from exceeding its jurisdiction. This is referred to a हायर कोर्ट है वो रिट इशू करता है लोअर कोर्ट को और प्रिवेंट करता है, वो उसका जो जुरिडिक्शन चल रहा होता है उसको प्रिवेंट करता है, तो इसको कहा जाता है प्रोहिबिशन। ओके, व्हाट इज द नंबर ऑफ शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं? तो पहले ओरिजिनली कितने थे? 8 थे। ओरिजिनली थे 8। फिर उसके बाद में अमेंडमेंट्स के द्वारा कर दिए गए 12। ओके, और 9वां जो शेड्यूल था वो शामिल किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जिससे 9वां शेड्यूल शामिल किया गया था। इसमें लैंड एक्विजिशन की बात की गई थी। फिर 10th शामिल किया गया किससे? 52nd अमेंडमेंट एक्ट से 10th शेड्यूल शामिल किया गया। इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की गई थी। ओके, फिर 11th शामिल किया गया, इसमें ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट था, इसमें पंचायत की बात की गई थी। और 12th शामिल किया गया 74th अमेंडमेंट एक्ट था, इसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात की गई, अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात की गई थी। ओके, इसमें 9th में लैंड एक्विजिशन, 10th में एंटी डिफेक्शन लॉ, 11th में रूरल गवर्नमेंट मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात की गई, एंड 12th में बात की गई म्यूनिसिपैलिटीज़ की, अर्बन लोकल गवर्नमेंट की। कुल मिला के अब हमारे पास हैं 12 शेड्यूल। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.